रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अगस्त की 23 तारीख है, बुध की शाम है। आज पूरे दिन की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने है। सबसे बड़ी खबर आज की होगी सदर आरिफ अलवी का एक और बोल्ड तगड़ा फैसला उन्होंने आज एक और खड़ा किया है। उन्होंने ख़त लिख दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन के आर्टिकल 224 और 224 ए के तहत, जिसमें उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये बताया कि असम्बली ख़त्म हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने जो एडवाइस भेजी थी सदर पाकिस्तान को 8 और 9 अगस्त की बात है, तब वो उन्होंने मान ली थी, जिसके बाद असम्बली ख़त्म हो गई है। उसके बाद 2 मरहले होना बाकी थे। नंबर 1 केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उनकी काबीना लगनी थी, वो भी सदर ममलकत ने अप्रूवल दे दी थी। और दूसरा काम इलेक्शन की डेट देना है, जिसमें सदर ममलकत का आइन के मुताबिक, आइन के आर्टिकल 224 और 224 ए के तहत सदर का ही इख्तियार है। और सदर पाकिस्तान ने ये लेटर लिख दिया है। फंस गई है सिचुएशन। जो लोग इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे उनके लिए सदर ने एक और बड़ा, मैं यही कहूँगा, चैलेंज उनके सामने खड़ा कर दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब को आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसके ऊपर मैंने अपने पिछले वीलॉग के अंदर पूरी डिटेल से आपके सामने सारी बात रख दी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज किस तरीके से तोशाखाना केस को उड़ा के रख दिया। जज दिलावर के केस को आज उड़ा के रख दिया गया। ये मैं आपके सामने रख चुका हूँ। आपके सामने जो अगली चीज़ मैंने रखनी है वो ये है कि जैसे ही नज़र आया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तोशाखाना केस बेआबरू हो चुका है, पूरे झूठ का केस जो है वहाँ पर दूसरे लफ्ज़ों में आप यही कह लें कि ख़त्म ही हो चुका है, तो उस सिलसिले में फ़ौरन चालाकी की गई है। लाहौर में हमारे सामने डॉक्यूमेंट आया है। रिपोर्टेडली ये जो डॉक्यूमेंट है, यही कहा जा रहा है सोशल मीडिया से और दूसरी जगहों से जहाँ से भी हमने चेक किया है कि ये जो जज बुटर साहब हैं, इजाज़ बुटर, जो दहशतगर्दी की अदालत के लाहौर के जज हैं, उनसे इजाज़त मांगी गई है कि इमरान खान साहब को 9 मई के अंदर दहशतगर्दी के पर्चों के अंदर गिरफ़्तार करना है। और इजाज़ बुटर साहब जो कि जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी मीन टेररिज्म कोर्ट के लाहौर के अंदर, उन्होंने वो परमिशन दे दी है। वो लेटर हमारे पास है। ज़ाहिर बात है, वो मैंने आपको जैसे बताया कि वो हमने सोशल मीडिया से भी हासिल किया है और 1-2 लोगों से कंफर्म भी किया है। रिपोर्टेडली ही हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक हुकूमत ने उसका बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया उस लेटर का। एनीवेज़, इसका मतलब ये है कि अगर इमरान खान साहब कल सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट उनकी सज़ा ख़त्म भी करती है, क्योंकि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को अब अल्टीमेटम मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कल ही इस पर फैसला करें और 1 बजे दोपहर को फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगी, तो लग ये रहा है कि इमरान खान साहब की सज़ा जो है वो तो कल ही ख़त्म हो जाएगी और वो उस केस में रिहा हो जाएंगे। उनको आगे अंदर रखने के लिए 2 केसेस पहले से तैयार किए हुए हैं। एक साइफ़र का है माफ़ कीजिएगा, एक साइफ़र वाला केस है जिसमें FIA गिरफ़्तार कर सकती है, और दूसरा आज इजाज़ बुटर साहब से लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से इजाज़त ले ली गई है कि उसमें भी गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो ये दूसरी डेवलपमेंट है, इस पर बात करेंगे। नैब अमेंडमेंट्स की हज़ीमत हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो ख़ुसूसन इमरान खान के लिए की गई थी ताकि उन्हें नैब के अंदर भी 90 दिन तक सिर्फ रिमांड पे रखा जा सके। उस पर भी अदालत ने वाज़े सवालात उठा दिए हैं। फिर हसन नियाज़ी की मुलाकात उनके वालिद के साथ नहीं हो पा रही, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और आखिर पर बात करेंगे, ज़रूर करेंगे कि किस तरीके से हिंदुस्तान जो है वो आज चांद पर पहुंच गया है और हम कहां पहुंचे हुए हैं, इसके ऊपर आपके सामने कुछ गुजारिशात रखूंगा। सबसे पहली खबर जो है वो, जैसा मैंने आपको कहा कि प्रेसिडेंट साहब ने आज आइन के आर्टिकल 224 और 224 ए के तहत ख़त लिख दिया है कि आइए आज या कल मेरे से मिलिए और इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। प्रेसिडेंट साहब ने उसमें पूरे सियाको सबाक दिए हैं। बताया है कि 8-9 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस आई थी मैंने मान ली थी, जिसके बाद असम्बली डिज़ोल्व हो गई। उसके बाद मुझे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नोटिफिकेशन आया, वो भी मैंने मान लिया और उनका भी अनाउंसमेंट हो गई, उनकी कैबिनेट की भी हो गई, ओथ टेकिंग भी हो गई। अब जो एक मरहला बाकी है वो इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिम्मेदारी आपकी है और आइन के 224 और 224 ए के आर्टिकल के तहत सदर की जिम्मेदारी है कि वो ये डेट की मशावरत करे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और उसके बाद वो अनाउंस कर दे सदर। तो सदर ने अपनी
आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए ईसीपी को ख़त लिख दिया है। ईसीपी ने अब कल तक जवाब देना है। मेरी खबर यही है कि ईसीपी उनसे नहीं मिलेगा। हो सकता है ईसीपी में कोई सेंस प्रिवेल हो और वो मिल भी लें, लेकिन जहाँ तक मेरे पास खबर है कि ईसीपी उन्हें कल नहीं मिलेगा। तावील पेश करेगी जो नई अमेंडमेंट आई है इलेक्शन एक्ट के अंदर कि उसके मुताबिक ईसीपी जो है वो सदर को मिलने का उसको ज़रूरत नहीं है। और ये भी तावील पेश की जाएगी कि सदर ममलकत जो है वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो नया इन्होंने एक फ़ेक किस्म का इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करवाई है, लेकिन अगर आप कानूनी तकाजा देखें तो ये मंतक झूठ होगी, गलत होगी, क्योंकि ये जहन में रखिएगा कि जहाँ एक्ट होगा और कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर है। आम लोगों के जानने के लिए जो कानूनी मामलात नहीं समझते घरों में बैठे, उनके समझने के लिए पाकिस्तान का सबसे जो मोहतरम तरीन डॉक्यूमेंट है वो पाकिस्तान का आइन है। आइन कोई भी असम्बली 2/3 मेजॉरिटी से सिर्फ़ और सिर्फ उसमें चेंज कर सकती, आइनी तरमीम कर सकती है, फिर आइन के अंदर तब्दीली आती है। और 2/3 मेजॉरिटी आप यही समझ लीजिए कि कम अज़ कम 70% के करीब आम लोगों की मैं ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि अगर टोटल एग्जांपल ले लें कि 100 लोग होंगे असम्बली में तो 70 से ज़्यादा उस पर वोट करेंगे तो आइन के अंदर जो है वो तब्दीली हो सकती है। और जो सिंपल अमेंडमेंट है वो बहुत थोड़े लोग भी 51% लोग भी वोट करेंगे। 51% लोगों की हुकूमत होती, वोट तो वहाँ 15% लोगों ने भी नहीं किया। आप देखिए 15 एमएनए बैठे हुए थे जिनके ऊपर ये बिल सारे पास होते रहे हैं। तो वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी एक्ट जो है वो बनाए जा सकते हैं और लागू किए जा सकते हैं। क्यों? अगर कोई मामला आइन के अंदर वाज़े तौर पर दर्ज है तो एक्ट के अंदर उसको कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक्ट जो है वो इन्फीरियर है आइन से, आइन ऊपर है, मोतबर है। अब आइन का आर्टिकल 224 और 224A सदर के इख्तियारात और ज़िम्मेदारियों को बहुत वाज़े करता है। ऐसी सूरत में एक्ट जो है वो प्रवेल नहीं कर सकता, आइन ही प्रवेल करेगा, क्योंकि वो सुपीरियर डॉक्यूमेंट है। इसलिए सदर साहब का लेटर दुरुस्त है। कल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर करने जाएंगे, हमारी इतला है, हो सकता ना करें, कि वो सदर को नहीं मिलेंगे और ये भी कहेंगे कि आप डेट नहीं दे सकते। ये आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर ये तमाम चीज़ों में ये चीज़ें गलत होंगी। ये नहीं करना चाहिए, उन्हें मुलाकात करनी चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। बहरहाल सदर साहब का ये एक बोल्ड फैसला है, तगड़ा फैसला है। सदर रिपीटेडली तगड़े फैसले ले रहे हैं। सदर आइन के साथ, पाकिस्तान की कौम के साथ वफा कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम सदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद अगली जो ख़बर है वो इमरान खान साहब के बारे में है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हजीमत उठाना पड़ी हुकूमत को, मैं आपको पिछले वीलॉग में डिटेल में बता चुका हूँ कि उसमें जस्टिस मज़हर अली नकवी, जो कि वो एक अथॉरिटी हैं पाकिस्तान के अंदर फौजदारी केसेस के लिए, उसके साथ जस्टिस बंदयाल साहब और जस्टिस मंदोखेल, उन्होंने बहुत कीमती और बड़े इंपॉर्टेंट सवाल उठाए। जस्टिस मज़हर अली नकवी ने तो यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की कभी किसी अदालत में वो तमाशा हुआ जो इमरान खान के केस के अंदर हुआ, इस भोंडे तरीके से कभी सज़ा सुनाई गई। जस्टिस बंदयाल ने यह कहा कि एक ही दिन में केस 3 दफ़ा कॉल करके फ़ौरन फैसला कर दिया गया, गवाहान को हाजिर करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो बहुत ही वहाँ पर लते लिए गए, दूसरे लफ्ज़ों में, हुकूमत की इस पूरे केस के जिस भोंडे तरीके से सज़ा सुनाई गई थी, वो केस वहाँ पर बिल्कुल बेआबरू हो गया, मैं ये कहूँगा। उसके बाद हुकूमत को पता चल गया कि, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो इस केस को सुन ही नहीं रहे और इल्तवा कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अल्टीमेटम जारी कर दिया कि वो कल इसकी अपील सुने और फैसला करें। उसके बाद 1 बजे सुप्रीम कोर्ट इस केस को टेकअप करेगी। तो अब आमिर फ़ारूक साहब 1 बजे तक इसको लटका सकते हैं, दोपहर तक, उसके आगे तो लटका नहीं सकते। अब क्योंकि हुकूमत को पता चल गया कि आमिर फ़ारूक साहब को ही पहली बात तो कानून के मुताबिक उनको सज़ा सस्पेंड करनी पड़नी है और वो कल कर देंगे। मेरा ख्याल है कि वो कल सज़ा सस्पेंड कर देंगे इमरान खान की, ये मेरी फील है, क्योंकि अब वो और आगे इसको नहीं लेके जा सकते अनलेस के बिल्कुल ही सोचा हुआ हो कि फिर कानून का जो भी बनता है वो अल्लाह हाफिज़ है। बल मेरा ख्याल ये है कि कल वो सस्पेंड कर देंगे। लेकिन उसके साथ ही पैरेलल अरेंजमेंट किया गया है फौरी तौर पर। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज बुटर साहब, जिनके सामने 9 मई के जो जना हाउस या कोर कमांडर हाउस का केस है वो लगा हुआ है, उनसे इजाज़त ली है हुकूमत ने। हमारे पास वो लेटर पहुंचा है, सोशल मीडिया के तवस्सुत से जारी बात है पहुंचा है। वो लेटर जो है वो ये कहता है कि इमरान खान साहब को जो है वो हवाले किया जाए
इमरान खान साहब को हवाले कर दिया जाए, जो DIG इन्वेस्टिगेशन है लाहौर के उनके, और वो उनकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। ये पर्पज़ है उस सारे लेटर का। लेकिन अब क्या वो इसकी इजाज़त देते हैं या नहीं देते जज साहब, ये सवाल था। और वो सवाल जो है वो अब हम सब के सामने आ चुका है कि जज साहब ने उसकी इजाज़त दे दी है। जो हमारे पास लेटर है वो ये बताता है कि जज एजाज भुट्टर साहब ने उस चीज़ की इजाज़त उनको दे दी है पुलिस को कि वो ले सकते हैं वहाँ से इमरान खान साहब को और गिरफ़्तार कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में ये बात तो वाज़े हो गई कि इमरान खान साहब को अगर कल रिहाई भी मिलती है तो उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। आज की डेट में जो लेटर है वो इशू कर दिया गया है एजाज भुट्टर साहब की तरफ से, और इमरान खान साहब को या तो हिरासत में ले लिया जाएगा 9 मई के अंदर, या साइफ़र का जो FIA के अंदर मुकदमा चल रहा है, आपको पता है वही मशहूर ज़माना साइफ़र जिसका कानून गलत तरीके से बनाया गया, जिसकी वजह से सदर ममलकत ने एक ट्वीट कर दिया जिस वजह से वो कानून भी बेआबरू हो गया और उसके पीछे छुपी हुई सारी साजिश भी सामने आ गई। ये वही साइफ़र का मुकदमा है जिसके अंदर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा, सीक्रेट एक्ट का जो नया कानून बनाया गया है। क्योंकि कानून इंसाफ की तो यहाँ बात नहीं है, हर सूरत इमरान खान को अंदर रखने का मकसद है। ये एक फ़ैसला जो है ये आज किया गया, ये डेवलपमेंट है। देखते हैं कल क्या डेवलपमेंट होती है। एक डेवलपमेंट तो ज़ाहिर बात होगी कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल होगी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ऊपर होगी। और दूसरा जो है वो डेवलपमेंट ये होगी कि जैसे ही वो होगी, इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी तो ऑलरेडी इन्होंने डाल दी होगी 9 मई में, या दूसरी तरफ इन्होंने डाल दी होगी साइफ़र के अंदर। दोनों सूरतों के अंदर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार ही रखने का फ़ैसला किया जाएगा, ये हमें लग रहा है। बाकी देखते हैं कि कल अदालतें क्या करती हैं और क्या होता है। नैब अमेंडमेंट्स के ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने बड़े कड़े सवालात उठा दिए हैं, क्योंकि नैब अमेंडमेंट्स की गई थी खालिस्तन। सबसे पहले याद रखिएगा कि जब शहबाज शरीफ वगैरह आए उनको फ़ायदे देने के लिए नैब में अमेंडमेंट्स की गई, नैब के कानून को नीचे लाया गया। नीचे का मतलब यह है कि उसमें एक टाइम फ्रेम दिया गया कि कितनी देर के लिए रिमांड पर रखा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। और तकरीबन नैब को बंद ही कर दिया गया, उसके तमाम इख्तियारात सल्ब कर दिए गए। उन सल्ब किए हुए इख्तियारात के साथ शरीफ फैमिली को ग्रीन चिट दी गई, उन्हें क्लीन चिट दी गई, और उनके केसेस ख़त्म हुए, उन्हें NRO दिया गया। और जैसे ही उनके केस तमाम हुए, नैब में फिर से अमेंडमेंट की गई और नैब के कानून को पहले से भी कड़ा बना दिया गया, सख्त बना दिया गया। वापसी जाने की बजाय उससे भी ऊपर चले गए, क्योंकि अब मकसद इमरान खान को पकड़ के नैब के अंदर सज़ा देना था। 90 दिन तक रिमांड के अंदर रखने की इजाज़त दे दी गई। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स हुई जो हमारे सामने हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी सवालात उठा दिए कि ये लग रहा है कि किसी एक शख्स के लिए अमेंडमेंट्स हुई हैं और ये अमेंडमेंट्स जो है प्रामा फशाए दुरुस्त नहीं हैं। आखिरी बात जो मैंने आपसे करनी है वो तो हिंदुस्तान के जो आज उन्होंने चांद का मिशन उनका मुकम्मल हुआ है, और जनूबी साइड पर चांद की जो शमाली साइड है उसके ऊपर तो पहले भी रूस और अमेरिका और चाइना वगैरह जाते रहे हैं, लेकिन जनूबी साइड पर साउथ साइड जो है चांद की, उस पर दुनिया का पहला मुल्क उतरा है वो हिंदुस्तान है। इसके ऊपर हमने बात करनी है, ज़ाहिर बात है। और हमारी अभी तक यही लड़ाई है, हम अपनी कौम को यही बताते हैं, तराने चलाते हैं और बताते हैं हम अपनी कौम को कि वाघा बॉर्डर पर जब परेड होती है तो साढ़े फौजी दी लत जिहड़ी है वो हिंदुस्तानी फौजी तो उत्ते जाती है। और आपको मेरी बात मजाक लग रही होगी, लेकिन आप कभी वाघा बॉर्डर की परेड देख लें और वहाँ पर आप देख लें कि वहाँ पूरी कोशिश यही होती है कि हमारे फ़ौजी की जो टांग है वो इंडियन फ़ौजी से ऊपर जाती है, और वो वाकई हैरान कुन हद तक ऊपर जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारी साइड के लोग ज़रा लंबे चौड़े हैं, पाकिस्तान की इस साइड के मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हमारी बहादुरी है या अल्लाह का दिया हुआ काम होता है कि कहाँ पर लोग छोटे कद के कहाँ बड़े हैं। बहरहाल हमारे कद उनसे थोड़े ज़्यादा हैं अमूमी तौर पर ऑन एवरेज, उस वजह से हमारे जो वहाँ पर लोग हैं वो भी मेरा मुशाहदा तो यही है कि कद में उनसे बहुत लंबे हैं, तो टांग भी ऊपर जानी है। लेकिन बहरहाल हमारा मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ टांग कितनी ऊपर जाती है। हमारी अदालतों का मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ फरसूदा केसेस के ऊपर सालों कैसे ख़राब किए जाते हैं। खुर्शीद बीबी का केस था, 44 साल के बाद 3 मरले के केस का लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया।
किया था। हमारे मामलात ये हैं। हमारा मामला ये है कि हमने रातों रात केस बनाना है। सदर पाकिस्तान चीखेंगे कि मेरे से साइन ही नहीं हुए, वो चांद पर पहुंच गए हैं और हम सदर साहब को एक ब्यूरोक्रेट के हाथों बदनाम कर रहे हैं। हमारा मामला ये कि हमारी हमारा अहमद साहबा और दूसरे ब्यूरोक्रेट कहते हैं हमने तो सदर के दफ्तर में तैनाती लेनी ही नहीं। वकार साहब जब सदर साहब उनको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और वहाँ से निकालते हैं तो बजाय शर्मिंदा होने के सदर साहब के ख़िलाफ़ ही लेटरबाजी शुरू कर देते हैं किसी और के इमाम पर। तो हमारे मसले ये हैं कि हमने लोगों को नंगा करना है, उनकी बरहना करके तलाशी लेनी है। हम इमरान खान के बाथरूम तक पहुंच गए हैं। हमने वीडियो कैमरे लगाए हुए हैं इमरान खान के बाथरूम पर, ताकि जब वो बैतुल खला जाएं या जब वो नहाएं तो हम उनकी नंगी ट्रांसमिशन जो है वो रिकॉर्ड कर सकें। हमारा मकसद इमरान खान को नंगा देखना है, पाकिस्तान की और बहुत सारे लोगों को नंगा देखना है, लोगों के घरों में घुसना है, औरतों को उठाना है, डराना है, बताना है अगर आप आवाज़ निकालेंगे तो आपके साथ ये कर दिया जाएगा। और हिंदुस्तान जो है वो चांद पर पहुंच गया है और आज उनको मुबारकबाद हमारी तरफ से देनी बनती है, पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से देनी बनती है। उन्होंने एक बड़ा जंप लिया है। अब आप सवाल पूछते हैं कि क्या हिंदुस्तान के हालात हमसे बहुत बेहतर हैं? ऐसा नहीं है। मुझे हिंदुस्तान जाने का कई दफ़ा मौका मिला। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को जब आप हिंदुस्तान से कंपेयर करते हैं तो हैरानी होती है कि उसके बावजूद हिंदुस्तान आगे निकल रहा है। वहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आम जगहों पर पड़ी हुई गंदगी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भूख और अफलास बहुत ज़्यादा है क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि वहाँ जमहूरियत की कंटिन्यूटी रही है, वहाँ किसी को बैठे बैठाए ये ख्वाब नहीं आया कि हम सिर्फ पाकिस्तान के वारिस हैं, सिर्फ हमने पाकिस्तान ठीक करना है, सिर्फ हम में ज़्यादा अकल है, सिर्फ हमने पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है। और फिर जो हमारे इस सियासी एजेंडे के ख़िलाफ़ होगा वो वतन का गद्दार होगा, उसको गद्दारी के सर्टिफिकेट देने हैं। तो वो वहाँ पर क्योंकि ये वाला मामला है नहीं, जमहूरियत को मौका दिया गया है, वहाँ पर आपको हर तरह के जमहूरी लोग नज़र आएंगे। जब आप मोदी साहब को देखते हैं तो वो कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी नहीं है, लेकिन उन्हें क्योंकि कंटिन्यूटी में जमहूरियत मिली है, पीछे पूरा सिस्टम है जो इंटैक्ट हो गया हुआ है पैसेज ऑफ टाइम के साथ, उसकी प्रैक्टिस हो गई हुई है, तो वो बेहतरीन काम कर रहा है। वहाँ आपको लालू प्रसाद यादव जैसे रेल मंत्री मिलते हैं क्योंकि सिस्टम इंटैक्ट कर लिया हुआ है और वहाँ पर रेल मुनाफा बख्श है। हमारा लोहे का चना, हमारा भाई साद रफ़ीक उछलता बहुत है, उछल कूद बहुत है, उनके अंदर फुर्ती बहुत है, कभी दरख्त के ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। लेकिन आपके सामने रेल के बार बार मंत्री बनने के बावजूद, मिनिस्टर बनने के बावजूद ट्रेनें हैं कि लेट ही होती जा रही हैं। तो एक तरफ हमारा हमसाया, हमारे साथ ही आज़ाद होने वाला जो मुल्क है वो चांद पर है और हम बाथरूम के ऊपर कैमरे लगाए खुश बैठे हुए हैं कि वाघा के अंदर हमारे फ़ौजी की टांग जो है, लात जो है वो ऊपर जाती है। एनीवेज़ अगली बात हम करेंगे कि जो आखिरी बात है वो आपके सामने ये रखनी है कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब एक बाप हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सख्त नाकद हैं और उनके बेटे के ऊपर इस टाइम कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमले का केस चल रहा है। पता चला है कि वो फ़ौजी अदालत के अंदर ट्रायल हो रहा है। अभी तक उनके बेटे से मुलाकात नहीं करवाई गई। वो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाकद रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब रहे हैं। मेरे लिए हैरानी की बात है कि मुस्लिम लीग नून में से किसी ने उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई कि उनकी मुलाकात करवाई जाए। करवानी चाहिए थी। मैं ये बात सुना नहीं रहा, मैं ये इंसानी हकूक़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। मेरी इल्तिजा है कि वो एक बाप हैं, उनकी अपने बेटे के साथ मुलाकात करवाई जाए। जो भी किसी का जुर्म है, नहीं है, वो कानून के मुताबिक आप फ़ैसला कीजिए। हफीज़ नियाज़ी साहब का ये बनता है हक़ कि उनको कानून के मुताबिक जो है वो उनके अपने बेटे के साथ मुलाकात कराई जाए। आखिर पर मैं एक रिकग्निशन देना चाहूँगा। जहाँ पर हम तनकीद करते हैं वहाँ पर हमें रिकग्नाइज़ भी करना पड़ेगा लोगों को, और वो रिकग्निशन मैं देना चाहूँगा हामिद मीर साहब को। आज जब पाकिस्तान का बेशतर मीडिया जो है वो खामोश है, हामिद मीर जो है वो सदर पाकिस्तान का जो बोल्ड स्टांस है कि उन्होंने बिल्स के ऊपर साइन नहीं किया, उसके हक़ में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान ने ये दुरुस्त किया है। इससे पहले भी तकरीबन बहुत ही डिसाइसिव मोमेंट्स के ऊपर वो बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सनस हो, या वो मेरे ऊपर तशद्दुद की बात हो, या वो इमरान खान साहब के साथ रवा रखने वाला सलूक हो, उसके ऊपर हामिद मीर दबा के बोलते हैं। मैं उनकी कुछ चीज़ों से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ क्योंकि ऑडिटोरियली मुझे कई दफ़ा लगता है कि वो हर बंदे की सपोर्ट कर जाते हैं, हर सिचुएशन में हर तरह की चीज़ की सपोर्ट कई दफ़ा कर जाते हैं। वो उनका ऑडिटोरियल हक है, लेकिन जो चीज़ वो अच्छी कर रहे हैं उसे हमें रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा। काश दूसरे सहाफ़ी भी ऐसी चीज़ों के ऊपर बोल्ड
बोल्ड स्टांस लें। इसके साथ ही मुझे आज की इस वीलॉग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान